वन नेशन वन इलेक्शन पर 3 घंटे तक मंथन हुआ। जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की इस पर पहली बैठक हुई। बैठक में जेपीसी सदस्यों को 18,000 पन्नों की रिपोर्ट एक सूटकेस में सौंपी गई। जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने उम्मीद जताई कि इस पर आम सहमति बन जाएगी, सभी की बात सुनी जाएगी और सबके इनपुट लिए जाएंगे। लेकिन पहली बैठक में ही विपक्ष के विरोध के तीखे स्वर सुनने को मिले। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने तो सवाल पूछ लिया कि सरकार की दलील है कि इससे चुनाव में खर्च कम होगा, लेकिन इसका क्या एस्टिमेट है, कैसे कह सकते हैं कि खर्च कम होगा। वहीं एसपी नेता धर्मेंद्र यादव ने भी इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। यह विधेयक उसी साजिश का हिस्सा है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने पूछा कि खर्च कम करना जरूरी है या लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है। वहीं बीजेपी की तरफ से बैठक के सरकार के पक्ष में दलील दी गई कि अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में चुनाव होने से खर्च बेतहाशा होता है, साथ ही विकास की गति में अवरोध उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है कि पहले देश में एक साथ चुनाव नहीं हुए। कांग्रेस का तर्क भी समझ से परे, क्योंकि पहले एक साथ चुनाव कांग्रेस के शासनकाल में ही हो चुके हैं। 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इससे लोकतांत्रिक अधिकारियों की रक्षा में कैसे बाधा पैदा हो सकती है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने वाले जनता के हितैषी नहीं हो सकते। लोकतंत्र को मजबूत करना है तो वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी है। इससे बचत भी होगी, जनता को राहत मिलेगी और विकास कार्यों को गति भी मिलेगी और एक व्यवस्थित लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होगी। पहले भी ऐसा होता आया है। आज़ादी के बाद से बहुत दिनों तक इस तरह की वन नेशन वन इलेक्शन पे काम होता रहा। अब अगर हो रहा है तो विपक्ष जो विरोध कर रहा है तो वो ये नकारात्मक राजनीति का परिचायक है। नकारात्मक राजनीति विपक्ष कर रहा है, उसके पास मुद्दे नहीं हैं, उसके पास कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए नकारात्मक राजनीति कर केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए हर अच्छी चीज का विरोध करना विपक्ष का एक शगल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये वन नेशन वन चुनाव एक शगुफा नया आ गया है। मकसद वन नेशन वन चुनाव नहीं है, मकसद है कि कैसे छोटे दलों को खत्म किया जाए, मकसद है कि कैसे छोटी पार्टियों का दमन किया जाए। जिस देश की जनता, जिस प्रदेश की जनता राशन पर आश्रित हो, उस देश में मुझे लगता वन नेशन वन चुनाव की नहीं, तमाम और ड्राफ्ट बनाने की जरूरत थी। तमाम ऐसी नीतियां बनाने की है, तमाम ऐसी योजनाएं बनाने की जरूरत है कि देश का युवा, देश का किसान कहीं दर दर भटके ना, कहीं दर दर की ठोकरें ना खाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हमेशा ये रही है कि इस देश को कैसे गुमराह किया जाए। और ऐसे में बड़े सवाल, वन नेशन वन इलेक्शन, विपक्ष का बढ़ गया टेंशन। जेपीसी में विपक्ष ने किया विरोध, क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का आरोप। विपक्ष बिल को बताया लोकतंत्र के खिलाफ। 29 को लेकर मोदी ने चला ब्रह्मास्त्र। एक देश एक चुनाव पर सरकार का जोर, हार के डर से विपक्ष मचाया शोर। और इन्हीं सवालों के साथ शरद त्रिवेदी जी प्रवक्ता बीजेपी, प्रियंका गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। एक सवाल आपसे है शरद त्रिवेदी जी, लोकतांत्रिक अधिकारों का एक बैरियर इसे बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की कोशिश है और खर्च का एस्टिमेट तक पूछा जा रहा है। सवाल की जो सपना आप लोग लेकर चल रहे हैं उसे पूरा कैसे किया जाए, चाहे वो टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बाकी जो दल है वो तो विरोध कर रहे हैं, वो तो सवाल उठा रहे हैं। उन सवालों का जवाब देगा कौन? राहुल जी देखिए, अभी शायद हमें लग रहा है विपक्ष को ये नहीं पता है कि माननीय मोदी जी सांस भी लेते हैं, उनको अगर पता चल जाए तो ये सांस भी लेना बंद कर देंगे। देखिए 370 के खिलाफ थे, 3 तलाक के खिलाफ थे, आरक्षण के खिलाफ थे। इन्होंने ये जो फॉल्स नैरेटिव शुरू किया कि साहब संविधान की हत्या हो जाएगी, आरक्षण खत्म कर देंगे, वो भी सब निपट चुका है। और ईवीएम मशीन भी जो है वो सिर्फ वहीं खराब होती है जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती, जहां हारती है वहां पे जो है
है ईवीएम मशीन ठीक हो जाती है। तो ये इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। और ये जो वन नेशन वन इलेक्शन जो है, ये पहले 4 बार हुआ है आजादी के बाद। तो अगर ये कह रहे हैं कि साहब संविधान की हत्या करने की कोशिश की जा रही है, तो इसका मतलब तो ओरिजिनली संविधान की हत्या हो गई थी। अगर ये कह रहे हैं कि साहब ये ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही तो पहले 4 चुनाव में तो 20 साल तो ध्यान भटकाया गया है। ये अब जो मुद्दा लाया गया है, इसलिए लाया गया है कि हमको ये पता है कि किस तरह का खर्चा होता है, किस तरह प्रशासनिक असुविधाएं होती हैं, किस तरह पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अस्त व्यस्त हो जाता है, हमारी शिक्षा प्रभावित होती है क्योंकि टीचर्स और स्कूल्स जो है जहां ये इम्तिहान कराए जाते हैं वहां पे खर्चा होता है। और उसके बाद ये है कि जो हमारे नेता हैं, चाहे विपक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो खुद चुनाव में लग जाते हैं। उनका ध्यान चाहे जिस राज्य में उनकी सरकार जहां चुनाव हो रहा है उसके अलावा भी उन राज्यों से, क्योंकि और राज्यों से भी मुख्यमंत्री और वहां के नेता आते हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो पूरा देश अस्त व्यस्त हो जाता है, सारी हमारी न्याय व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। और इसमें नुकसान सपा जो हमारे विपक्षी दल है उनका भी है और ये सत्ता पक्ष का भी नुकसान है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो हम लोग सख्त कदम उठा सकते हैं, जनता के लिए काम कर सकते हैं, निर्विघ्न निर्विरोध तरीके से हम लोग कोई भी फैसला ले सकते हैं। यहाँ हर 3 महीने में एक ना एक चुनाव हो रहा है, हर महीने कोई ना कोई प्रधान का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, हर 3 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव हो रहा है। तो सारा देश सिर्फ चुनाव मोड में परमानेंटली रहता है, हम लोग प्रशासनिक कार्य नहीं कर सकते। और ये विपक्ष के लिए भी उतना ही लागू होता है। विपक्ष तो उसकी व्यवहारिकता पर सवाल उठा रहा है ना। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आप बात करिए। देखिए, ये जेपीसी में उन्होंने कहा कि जेपीसी में जाए, हम जेपीसी के लिए तैयार हैं। जेपीसी के बाद ये कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट के बाद ये फिर लोकसभा में आएगा, फिर आपको जो बहस करनी, जो मुद्दे उठाने आप उठा सकते हैं। ये बिल्कुल, इसमें कोई संविधान की हत्या नहीं होने जा रही है, कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं होने जा रही है। लेकिन जिनको ये लगता है कि साहब हमें तो जब जीतना ही नहीं है, तो अगर मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, तय हो गया, तो उसके बाद हम ये कम से कम ये तो कहेंगे कि देखिए हम इस वजह से हारे, तो हम इसके पहले ही पेशबंदी तैयार कर लेते, पहले ही ब्लेम गेम के लिए तैयारी कर लेते हैं कि साहब इस वजह से हम अगला चुनाव हारने जा रहे हैं। तो ये एक नया मुद्दा तैयार किया जा रहा है। इसका सत्ता और विपक्ष दोनों को ये पता है कि साहब ये देश के हित में है, और इसीलिए शुरू में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसको पहले दिन से ये लागू किया था कि साहब वन नेशन वन इलेक्शन होगा, क्योंकि कई सरकारें गिर गई थी बीच में, जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है गड़बड़ हो गया। हम उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी हमारे विपक्ष के मित्र हैं उनको जो उसमें तकलीफ लग रही है, जो बदलाव चाहते हैं, उसके लिए सरकार तैयार है, बहस के लिए तैयार है। इसमें कौन सी परेशानी की बात है? प्रियंका जी, वो तो कह रहे हैं ये तो देश हित वाला मामला है, और विपक्ष कह रहा है ये इससे देश का हित होने वाला है। पहली बैठक में बहुत सारी चीजें, या देखा जाए कि एक तरफ सत्ता पक्ष तो दूसरी ओर विपक्ष के सारे मेंबर। राहुल जी, मुझे लगता है कि इसमें किसी और पार्टी ने अभी तक तो नहीं कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं, तो इसमें किसका हित है वो सीधे सीधे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का हित है। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ, ये फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारे देश का है उसके लिए पूरी तरीके से घातक है। जितनी भी हमारी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन सब के लिए पूरी तरीके से नुकसानदायक है, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियों का मुद्दा होता है और जो क्षेत्र में इलेक्शन होते हैं, जो राज्यों में इलेक्शन होते हैं, उनके मुद्दे अलग होते हैं, और जो नेशनल इलेक्शन होता है, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसके मुद्दे अलग होते हैं। पर इन सारी चीजों को एक साथ मिक्स करके जनता के सामने रखना, तो मुझे लगता है कि ये अगर व्यवहारिक होता तो अभी तक चल रहा होता। ये व्यवहारिक नहीं था, इसीलिए इसको खत्म किया गया। इसमें कुछ त्रुटियां थी, जिसके जब सरकार बीच में गिर जा रही थी तो फिर उसके एक साथ इलेक्शन करना संभव नहीं था। अब मैं आती हूँ भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों पर। भारतीय जनता पार्टी इतनी नाकारा और इतनी नाकम्मी है कि 5 स्टेट में एक साथ इलेक्शन नहीं कर पाई, झारखंड में इलेक्शन एक साथ नहीं करा पाई, लेकिन आज वो बुतलंके की चोट पे कह रही है बिना किसी जो है अभी तैयारी के कि हम इलेक्शन करा लेंगे। आप बताइए, एक एग्जाम होता है वो एक डेट पे नहीं करा पाते, उसके लिए इनको 3 पाली 4 पाली करनी पड़ती है, बच्चों को सड़कों पे आना पड़ता है, इनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, 75 जिलों में पेपर नहीं करा सकते। आप बताइए कैसे ये जो है इलेक्शन करा देंगे 75 जिलों में एक साथ। और अभी आप वो कह रहे थे कि ये प्रधानी का इलेक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो फिर से दूसरा इलेक्शन होगा, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि पढ़ लिख लेना चाहिए था पहले। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से सरकार
अपने नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के मुद्दे लेकर सामने आ रही है। ये पास वैसे भी नहीं हो सकता, परंतु इसमें आप पूरी तरीके से देखिए कि इस समय क्या है कि इस समय जीडीपी अपने 4 सालों के निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है, 6.4% के करीब। और इन सारी चीजों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो महंगाई है, जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बच्चे स्कूल के पेपर लीक होने के कारण सड़कों पर, इन सारे मुद्दों से भटकाने के लिए किसान जो है पूरी तरह अनशन पे बैठा हुआ, इन सारे मुद्दों को भटकाने के लिए ये पूरी तरीके से इस तरह की चीजें लेकर सामने आते हैं। अब ये पूरा जो इतना इनका कार्यकाल है उसमें बताने के लिए इनके पास काम नहीं है। अब आज इलेक्शन कमीशन की आप देखिएगा शायरी और सफाई दोनों देखिएगा, किस तरह से उन्होंने शायरी भी करी और सफाई भी दी, पर तथ्यों पर कोई बात नहीं करी। और दूसरी चीज, जिस तरह से इस बिल में इलेक्शन कमीशन को ज्यादा ताकतवर बनाया गया है, चाहे राष्ट्रपति उनको ज्यादा ताकतवर बनाया गया है कि वो जब चाहे किसी भी सरकार को भंग कर सकते हैं। आप बताइए कि ये क्या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थोड़ी ना है। हमारे देश में लोकतंत्र है, राज्यों का अलग महत्व है, राज्यों की अलग जरूरतें हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस सारे स्ट्रक्चर को बनाया गया जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा। इसमें आपत्ति कहाँ है? इसमें पैसे का जो खर्च हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी से तो पार्टी फंड से तो कर नहीं रही। ये तो जनता का पैसा है। जनता का पैसा अगर जनता को मंजूर है तो जनता इतने दिनों से लगातार तकरीबन मुझे लग रहा है 75 सालों में जो 75-76 सालों में जो जिस तरह से लगातार हम इस तरह के इलेक्शंस करते आ रहे हैं, तो जनता को आपत्ति होती तो जनता आपसे सवाल पूछती, पर जनता को पैसे से आपत्ति नहीं है। जनता लोकतंत्र में विश्वास रखती है और ये लोकतंत्र का हनन करने की कोशिश की जा रही है। संविधान में जिस तरह से हमारे संविधान को बदलने की कोशिश की, वही चीजें कही जा रही है। अगर हम एक उदाहरण देखें, अम्बेडकर का अपमान किया गया। अगर हम एक उदाहरण देखें, तारिक खान साहब 12 से 17 तक आपकी सरकार रही, एक इलेक्शन 12 में, फिर 14 में, फिर 17 में, 17 के बाद 19 में, 19 के बाद फिर उत्तर प्रदेश लोकसभा और विधानसभा, 19 के बाद फिर 22, 22 के बाद फिर 24 लोकसभा और विधानसभा का चुनाव। इतने ये कहा जा रहा है कि इतने 10 सालों में जो इलेक्शंस हुए हैं उस दौरान आचार संहिता लागू, कई महीने तक लागू हो, विकास के कार्य रुक जाते हैं। एक तर्क इसको लेकर भी दिया जा रहा है, लेकिन आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की ये कोशिश है। नहीं, जैसे जब रामनाथ कोविंद साहब ने कहा, ये रिपोर्ट पेश की, तो उन्होंने 2-4 बातें कही जिसमें एक बात अहम है। उन्होंने कहा कि 1 या 2% उन्होंने कहा कि जीडीपी पे असर पड़ेगा, जीडीपी में उछाल आएगा या बढ़ जाएगी। 1-2% कितना हो गया जीडीपी का, ये भी भारतीय जनता पार्टी को एक्सप्लेन करना चाहिए, पहला मेरा सवाल। दूसरा कि परसेंटेज, अगर 1% जीडीपी या 2% जीडीपी पे फर्क पड़ेगा तो वो कई लाख करोड़ हो गया, क्योंकि $4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है लगभग। तो वो कितना होगा, कितना असर पड़ेगा, उसको कुछ कायदे से बताया नहीं कितना फायदा पड़ेगा। और 10,000 करोड़ अगर हमारा खर्चा आ रहा है चुनाव पर, तो आप कितना पैसा बचा लेंगे, पहली बात। और अगर लगातार यहाँ चुनाव हो रहे तो बीच में कई जो कानून है जो ये अधिकार देते हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेशन का, कि वो 5 साल का टेन्योर होगा, तो बीच में किसी की मृत्यु होती है, तमाम मतलब कानून में कई बदलाव करने पड़ेंगे। तो कानून में बदलाव करें, मगर मुख्यतः मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो रामनाथ कोविंद साहब का जो स्टेटमेंट था, क्योंकि कमेटी को हेड वो कर रहे थे, कि 1 या 2% तो जीडीपी का बहुत हो गया, और कैसे ये असर पड़ेगा, जीडीपी ग्रो कैसे करेगी। और अगर यहीं से 2% का या 1% जो उन्होंने कहा असर पड़ रहा है, और इसको भारतीय जनता पार्टी साबित कर ले जाए कि हाँ वाकई में जीडीपी में उछाल आ जाएगा, मतलब कैसे आएगा, क्या अगर चुनाव नहीं होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएंगी, कैसे तेजी आएगी, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है। अगर इस बात को समझा दें। दूसरी बात, क्या हमने ये ध्यान दिया कि पार्टियां कितना पैसा खर्चा कर रही हैं चुनाव पे? इस बारे में रामनाथ कोविंद साहब ने कुछ ध्यान दिया कि अगर ये रिफॉर्म की, इलेक्शन रिफॉर्म की बात हो रही है, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो इलेक्शन रिफॉर्म की भी बात करना चाहिए, चाहे जितना पार्टी पैसा खर्चा करें। जो खर्चा है वो लिमिटेड कैंडिडेट का है, पार्टी का नहीं है। इस रिफॉर्म के बारे में कोई बात नहीं होगी। एक रिपोर्ट ने कहा कि कई 60,000 करोड़ रुपए पिछले चुनाव में खर्चा हो गए सब पार्टियों को मिला के। हम अपनी पार्टी को भी इंक्लूड कर रहे हैं। आप बैरियर बनाइए। इलेक्शन रिफॉर्म यहाँ से नहीं हो सकता। अपार पैसा खर्चा हो रहा है, क्या इसके ऊपर लिमिटेशन होनी चाहिए? पार्टी के पैसे के खर्चे के ऊपर लिमिटेशन है। प्रधानमंत्री का जब 8,000 करोड़ का जहाज उतरता है तो वो प्रधानमंत्री के खर्चे से होता है, पार्टी के खर्चे से। जब आचार संहिता लगी रहती है उस स्टेट में तो तमाम किस चीज़ से उसका व्यय जाता है। तो ये सब चीज़ें, ये सब सवाल हैं, और इस सवाल का जवाब रामनाथ कोविंद साहब नहीं आएंगे देने, बीजेपी को देना पड़ेगा। रिपोर्ट इनके पास है,
सवाल सरकार से किया जाएगा। रामनाथ कोविंद साहब तो कमेटी रिपोर्ट देके सरकार को किनारे हो गई कि मेरी ये रिकमेंडेशन है। अब उसका जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की है। ये बताएं कि कितना मुनाफा होगा, कितना फायदा होगा, और 1-2% अगर जीडीपी पे असर पड़ रहा है तो किन किन सेक्टर्स में, क्योंकि जीडीपी तो एमलगमेशन है हर चीज का, हमने कितना बनाया, कितना सर्विसेज दी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब मिला के। तो इन चीजों को आप इस चीज को बताइए, इस चीज को एक्सप्लेन करके बताइए कि ये कैसे असर पड़ेगा। फिर अगर वाकई में चर्चा का तो मतलब यही है, वो चाहे डिबेट में चर्चा हो, चाहे संसद के पटल पे चर्चा हो या असेंबली पे चर्चा हो, तो जब तर्क आएंगे और ये सवाल पूछे जाएंगे विपक्ष का जो रोल है, तो मेरे दिमाग में यही सवाल आता है कि चलिए बाकी चीजें बहुत हैं कि छोटी पार्टियों को आप खत्म करेंगे, उनका रोल खत्म होगा, बार बार चुनाव हो रहे हैं, तो बीच में अगर असेंबली हंग असेंबली हो जाए या लोग समर्थन वापस ले लें तो क्या होगा। मतलब इस टाइप के एन नंबर्स ऑफ सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो ये पन्ने हैं जो एक ब्रीफकेस में बंद होकर पहुंचा, वहां तमाम सदस्यों को दिया गया होगा, जो बातें कर रहे हैं तारिक खान साहब, इन बातों का जिक्र है। उनका एक सवाल है कि बता दीजिए कितना असर पड़ेगा। राहुल जी देखिए, ये जो चर्चा है और जो बहस है वो सिर्फ इसी बात के लिए है कि इस क्रिया को किस तरह कार्यान्वित किया जाएगा। इस पे बिल्कुल खुला मंच होगा, जिसको जो आप उसमें संशोधन कराने हैं, जो बदलाव कराना है, जो उनको लगता है कि साहब इसमें त्रुटि है, इसको और सुधारा जा सकता है, उसके लिए सरकार चर्चा के लिए तैयार है। और चुनाव सरकार नहीं कराएगी, चुनाव आयोग कराएगा। न 5 राज्यों में सरकार कराने में जो चुनाव कराने में सरकार असमर्थ है न समर्थ है। यह सिर्फ चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव है, जो जैसे उनको चाहिए वैसे वो फैसला लेंगे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये चुनाव आयोग को सशक्त करने का एक माध्यम है। और जिस पार्टी ने 20 साल तक इस तरह से चुनाव कराया और देश में न संविधान की हत्या हुई, न लोकतंत्र का खतरे में हो गया, वो आज ये सवाल पूछ रहे हैं। जिन्होंने 91 चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, कम से कम उनको लोकतंत्र के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। ये संसद के पटल पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 91 चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, देश का मुद्दा है, जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था पे असर होता है, शिक्षा प्रणाली पे असर होता है, प्रशासन पे असर होता है। उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। और ये बात सन 82 से चल रही है। चुनाव आयोग ने सन 82 में कहा था, हमारा कहीं नामो निशान नहीं था। तो उस समय ये इस बात को कम से कम 40-45 साल हो चुके हैं इस पे बात करते करते। आज इस चीज को हम सामने लेके आ रहे हैं। और जो हमारे विपक्ष के मित्र हैं, उन्होंने जो अभी खान साहब ने कई चीजें उसमें वो मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों पे बहस होगी। उनको जो मुद्दा इनकी पार्टी को उठाना है, जो प्रियंका जी की पार्टी को उठाना है, वो मुद्दे जो है सारे वहां तय किए जाएंगे। और ये जब जेपीसी से फाइनल होगा, उसके बाद जेपीसी के बाद बहस में जाएगा, फिर ये जाएगा कैबिनेट में, कैबिनेट के बाद फिर ये लोकसभा में आएगा। ये पारित लोकसभा में होना है। ये भारतीय जनता पार्टी के देखिए, मेरा मकसद केवल इतना है कि इस पर बहस हो, इस पर चर्चा हो, लेकिन अफवाह न फैले कि कौन क्या चाह रहा है, कौन क्या चाह रहा है। सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन वास्तविकता क्या है इसे भी देखना बहुत जरूरी है। प्रियंका गुप्ता जी, देखिए, वास्तविकता यह है कि जिस तरह से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पहले सीजेआई की भूमिका थी वो हटा दी गई, और प्रधानमंत्री और जो विपक्ष के नेता हैं और प्रधानमंत्री के एक मंत्री मिलकर सीजेआई को जो क्या नाम है चीफ जो ऑफिसर होता है इलेक्शन कमीशन का, उसको डिसाइड कर लेते हैं। आखिर क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि इतना ज्यादा फेरबदल करना पड़ रहा है? जरूरत यह है कि देश में रोजगार की कमी है। जरूरत यह है कि किसान को उसकी आय की जो दुगने वादे किए गए थे वो नहीं मिल पा रहा। जरूरत यह है कि महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पा रही। जरूरत यह है कि महिला बिल पास हो गया पर महिला बिल लागू नहीं हो। जरूरत यह है कि जातिगत जनगणना नहीं हो पा रही। इससे लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा है कि इसकी कितनी भागीदारी है, उसको कहाँ कितनी कमी है, उसको कितना ऊपर उठाना है। ये जरूरत नहीं समझ में आ रही कि किस तरह से लगातार फीस बढ़ती चली जा रही है। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का स्कूल, जो सरकारी स्कूल का ड्रॉप आउट है वो लगातार हम उसी पर हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पर। सारी चीजों पर ध्यान ना देकर वन नेशन वन इलेक्शन पर हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहेंगे तो विकास के काम कैसे होंगे, योजनाएं धरातल पर कैसे उतरेगी, इसके लिए भी सोचना होगा।
राहुल जी, अभी तक विकास के काम नहीं हो रहे थे क्या? इस देश ने विकास नहीं किया जिस दिन से ये देश आजाद हुआ, उसके बाद आज तक क्या विकास नाम का कोई विकास ही नहीं हुआ? पर सवाल ये नहीं है, विकास की आड़ में पीछे छुपकर आप अपनी मंशाओं को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि आप 2024 के चुनाव में आधी सीटों पर आ गए, आप बैसाखी पे लड़ रहे हैं, उसके बाद भी आप इस तरह की सोच रखते हैं। मुझे लगता है कि देश की जनता के लिए आपके मन में कोई भाव नहीं है, आप इस देश के लोकतंत्र के लिए आपके मन में कोई भाव नहीं है, इस देश में संविधान के लिए आपके मन में कोई भाव नहीं है, इस देश में बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए आपके मन में कोई भाव नहीं है, इस देश में गांधी जी के लिए आपके मन में कोई भाव नहीं है। ये अलग चीज है। देखिए, वही मैं कह रहा हूं ना कि आरोप और प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, वास्तविकता क्या है ये भी जानना जरूरी है। हालांकि जेपीसी की बैठक पहली, दूसरी, तीसरी, बहुत सारी चीजें, आपत्तियां आएंगी, आपत्तियों पर बात होगी, क्या उसमें और ऐड किया जा सकता है, क्या हटाया जा सकता है, इस पर ही तो बात हो रही है। और क्या हो रहा है? देखिए, कई आर्टिकल में चेंजेस करना पड़ेगा मुझे, मतलब कम से कम 5 से 6 कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने पड़ेंगे वन नेशन वन इलेक्शन बनाने के लिए। अब अगर भारतीय जनता पार्टी की ये मंशा है, समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि हम इसके सपोर्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे आप पहले तो ये बीजेपी को साबित करना है, मैं कमेटी की बात नहीं कर रहा हूं कि बेनिफिट क्या क्या है, उसके बाद ही कायदे से कोई डिस्कशन हो पाएगा। मेरा सवाल एकदम क्लियर है कि क्या जनता का पैसा बचाया जा सकता है? 1% 2% जीडीपी में उछाल आ जाएगी क्या यहीं से? जब चुनाव नहीं होंगे तो नौकरियां एकदम से आने लगेंगी। अगर ऐसा है तो बताइए। जब चुनाव नहीं होंगे तो सब्जियों के दाम नीचे आ जाएंगे, जब चुनाव नहीं होंगे तो पेट्रोल के दाम 20 रुपए में हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो मैं सपोर्ट करूंगा, अगर ऐसा है तो। मगर बताना पड़ेगा ना कि कैसे इकोनॉमी में उछाल आएगा और कैसे सारी चीजें लिंक्ड हैं इसी चुनाव से। चुनाव फेयर होना, चुनाव लोकतंत्र की मजबूती यह है कि चुनाव आयोग एक फेयर चुनाव कराकर जनता के मैंडेट को दे, जनता के मैंडेट को ले और चुने हुए व्यक्ति को उस कुर्सी पे बैठा ले जो चुनाव हो रहा है। उसमें पैसे तो खर्च ही होंगे, पैसे तो खर्च होंगे। चुनाव आयोग लगातार पैसा खर्चा बढ़ता जा रहा है। अभी चुनाव आयोग को मैं सुन रहा था कि हम लोग 100 करोड़ वोटर्स होने वाले हैं, कुछ ही दिन में 99 करोड़ हो गए। तो ये सब अचीवमेंट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप बचाने के लिए क्या बचाना चाहते हैं, कितना चुनाव, कुरैशी साहब पूर्व चुनाव आयुक्त, उन्होंने कहा 5,000 करोड़ 4,000 करोड़ से ज्यादा नहीं बचा पाएंगे। कितने ट्रिलियन? $4 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए ये 4,000 5,000 करोड़ रुपए कितनी, इतनी बड़ी इकोनॉमी भारत की। और जो फंड आप चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है ना, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है दुनिया की, तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, उस डेमोक्रेसी को मजबूत करने की तरफ बढ़ना चाहिए। उसमें पैसे तो लगेंगे, लेकिन आप कितना पैसा बचा रहे हो, कितना इकोनॉमी में उछाल आ जाएगा, कितनी जॉब क्रिएशन हो जाएगी, कितनी हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 7% से उछल कर और 6-7% के बीच में उछल के 12% हो जाएगी। अगर ये सब है तो बताए ना कैसे है, कोई इकोनॉमिस्ट आए एक्सप्लेन करे। मुझे तो कोविंद साहब नहीं समझ में आते कि किस बिना पर उन्होंने ये बात कही थी। मैं तो वहीं फंसा हुआ हूं कि 1-2% भारत की इतनी बड़ी भारत की इकोनॉमी है, इतना बड़ा साइज है इकोनॉमी का, तो 1-2% साइज ऑफ द इकोनॉमी बढ़ जाएगा या 1-2% ग्रोथ रेट अगर बढ़ जाएगा तो भाई बहुत अमेजिंग बात है ये। लेकिन मुझे वो इकोनॉमिस्ट नहीं मिला अभी तक जो समझा पाए कि तो कैसे ऑफ इकोनॉमिक्स में ये समझाएंगे अपने मैक्रो या माइक्रो सहयोगियों को, विपक्षी दलों को। जेपीसी में तो ये मामला इसीलिए गया है ना कि कुछ तो अब रास्ता निकलेगा। राहुल जी, इसमें माननीय कोविंद जी ने पूरी रिसर्च करी है, पिछले 40-45 साल का डेटा लाया गया है, वो सारी चीजें एक रिपोर्ट में दी गई हैं। इनको जिसको जो तकलीफ है वो बताए कि साहब हमें इसमें ये तकलीफ है, हमें ये चीज पसंद है, ये चीज नहीं पसंद है। अभी बिल पास नहीं हुआ है, ये सिर्फ बिल पेश किया गया लेकिन है, उनके, हाँ ठीक है, लेकिन उनके भी सवाल अपने हैं। जो तारिक साहब पूछ रहे हैं कि बताइए कितना पैसा बचेगा, प्रियंका ने पूछ लिया कि प्रियंका गांधी ने पूछा कि उसका क्या हिसाब किताब रहेगा।
राहुल जी, ये संसद के पटल में होगा, ये किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होगा और ये किसी डिबेट में नहीं होगा। यहाँ पे जो मुद्दा लाया जा रहा है कि साहब अगर आपकी अर्जुन दृष्टि, जैसे अभी खान साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हम कैसे कहेंगे कि साहब इसमें अर्थव्यवस्था में सुधार हो जाएगा अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे। अगर हमारे मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री और जितना प्रशासन है अगर एक टक अर्जुन दृष्टि लगा के अगर प्रशासन के काम में लगा रहेगा तो सुधार होगा। लेकिन अगर हर 3 महीने में, हर 2 महीने में हमारे पूरा प्रशासन, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनके जितने मंत्री हैं, चाहे मैं कह रहा हूं कि जो विपक्ष के शासित प्रदेश है वहां भी, क्योंकि उनका भी पूरा अमला जो है वो उस राज्य में चला जाता है जहां पे चुनाव होने वाले हैं, तो ये वो अपने राज्य का काम नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री और हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं वो अपने विभागों का काम नहीं देख सकते, क्योंकि हम परमानेंटली चुनाव में रहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि साहब चुनाव एक बार हो जाए, जो आर पार होना है हो जाए, ना राग ना द्वेष ना क्लेश कोई हो, हम लोग चुनाव का खत्म करके और हम प्रशासन का काम करें, देश की सेवा करें। उसमें पक्ष और विपक्ष का कोई लेना देना नहीं, जो भी सत्ता में होगा। अगर इनको ये लग रहा है कि अब ये सत्ता में आएंगे ही नहीं तो बिल्कुल इनकी बात जायज है कि साहब हमें क्या लेना देना, भाई जो होना है सत्यानाश हो रहा है होने दो। लेकिन अगर सपा या कांग्रेस को ये उम्मीद है कि हम सत्ता में आएंगे तो उनके लिए भी ये जरूरी है कि वो अपना ध्यान केंद्रित करें प्रशासन में, अपना ध्यान केंद्रित करें अर्थव्यवस्था को सुधारने में और हमारे समाज कल्याण के लिए अपना ध्यान लगाएं। ये नहीं कि चुनाव में लगाएं। हर 3 महीने में, हर 2 महीने में अगर हम चुनाव में लगे रहेंगे तो पूरा प्रशासन हिल जाता है। आप देखें कि कम से कम 3-3 महीने हमारे स्कूल बंद हो जाते हैं। त्रिवेदी जी, आपने इतना ध्यान लगाया कि बेचारा ऑल टाइम लो हो गया, वो इतना ध्यान लगाया कि जीडीपी भी कम हो गई, इतना ध्यान लगाया कि पेट्रोल डीजल 100 रुपए तक पहुंच गया, इतना ध्यान लगाया कि लोगों की घरेलू बचत कम हो गई, इतना ध्यान लगाया कि बच्चे सड़कों पर आ गए, और इतना ध्यान लगाया कि किसान बेचारा 700 किसान शहीद हो गए। महंगाई की दर और उसके बाद आप इतिहास, अरे भाई महंगाई की दर आप ये बताइए, क्या आप सब्जियां सस्ती हो गई 2014 के नाम से? महंगाई की दर थी। शरद भाई एक बात बताइए, सीधी गणित समझाइए, इधर उधर समझाइए। ये बताइए कि 2014 में पेट्रोल का दाम क्या था और आज क्या है? 2014 में चीनी का दाम क्या था, आज क्या है? 2014 में दूध का दाम क्या था, आज क्या है? अरे शर्म करिए आप लोग। 2014 में 120% बढ़ा है और 2014 से आज तक 30% बढ़ा है। तक आप किसानों की आय दुगनी कर रहे थे। जुमलेबाजी की भी हद होती है। इतने जुमले मत कीजिए कि जनता। प्रियंका जी सवाल कीजिए, सवाल हो। यहाँ मैं शरद भाई से बहुत छोटा सा सवाल है। शरद भाई ऐसे एक बहुत मेरा छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा। शरद भाई, हम सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस भी लगाते हैं चुनाव में और स्टेट की फोर्सेस, तमाम फोर्सेस। क्या रामनाथ कोविंद साहब ने पता लगाया कि एक साथ चुनाव कराने के लिए या कुछ फेजेस में कराने के लिए पूरे इंडिया को डिवाइड कर हमारे पास तो उतनी फोर्सेस हैं? देखिए, पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। वो रिपोर्ट इतने पन्ने की, वो कोई इंस्टेंट हम फैसला उसके ऊपर नहीं कर सकते। उसके ऊपर गहन शोध आप भी करिए, हम भी करेंगे। ये रिपोर्ट चर्चा भी नहीं, मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं, आपको लगता है क्या? आपका विचार जानना चाहता हूं। और आप इसके ऊपर जो आपको मुद्दे लाने हैं, ये आप मुद्दे संसद में लाइए। आपके सांसद भी वहां पर है, हमारे सांसद भी वहां पे, कांग्रेस के भी सांसद वहां पे हैं। हम इन बातों को वहां उठाएंगे। जो चीज आपको गलत लगती है आप उठाइए, जो चीज हमें गलत लगती है हम उठाएंगे। ये 1800 पन्ने की रिपोर्ट है, ये इंस्टेंट जजमेंट की रिपोर्ट नहीं है। कोई फैसला नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक मुद्दे को लाया गया है जो देश के हित में है और जो 20 साल देश में हुआ है। देखिए, ये अलग, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं ना। तारिक खान साहब, देखिए, आपके भी सवाल वाजिब है, प्रियंका जी की भी वाजिब है, वो जो कह रहे हैं उनका भी वाजिब है। लेकिन इस बीच ये ना कहा जाए ना कि क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की ये कोशिश है, वन नेशन वन इलेक्शन। दूसरी ओर लोकतंत्र की हत्या, संविधान को बदला जा रहा, ये चीजें डिलीवर ना होना जनता के बीच। अगर एक मिनट प्रियंका जी बात सुनिए। अगर सरकार सोच रही है कि हम बेहतर कर रहे हैं, उसमें कमियां गिनाने का काम विपक्ष का है, ना कि अफवाह फैलाने का। मेरा सीधी बात है मेरी। देखिए राहुल जी, अफवाह नहीं है। आप देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सभी संस्थाओं पर कब्जा कर चुकी है। चाहे आप देखिए कि किस तरह से मीडिया पर कब्जा है, किस तरह से ईडी सीबीआई पे इनके पूरे कंट्रोल में नहीं। उनका कब्जा मीडिया पे होता तो वो ये कहते कि आज कांग्रेस को नहीं बुलाना है, आज समाजवादी पार्टी को नहीं बुलाना है, आप दोनों हमारे साथ बैठे हैं।
आरोप ऐसा लगाइए जो जायज हो, जो चल जाए, छोड़ देते हैं। नहीं, वो सभी जानते हैं। मैं आपकी बात नहीं करती हूँ राहुल जी, वो सभी जानते हैं कि मीडिया पे किस तरह का कब्जा है और मीडिया क्या दिखा सकता, क्या नहीं दिखा सकता, टॉपिक भी कहाँ से सिलेक्ट होते हैं, कौन से टॉपिक पे डिबेट करनी है, ये सब पता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पता, ये देश जानता है, जनता जानती है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप और हम बैठकर यहाँ सफाई दें, इससे कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूँ कि आज सबसे ज्यादा धन बल में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सशक्त है? भारतीय जनता पार्टी है। ये ज्यादा प्रचार कर सकते हैं, ये ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, मुद्दों से भटका सकते हैं, पूरा एक एजेंडा सेट कर सकते हैं, हर तरह से तो ये पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं चुनाव को। आज चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से क्या विपक्ष की बात सुनता है? वो शायरी सुन के सफाई दे के चला जाता है और किसी भी मुद्दे पर कोई भी तार्किक ढंग से कोई बात ही नहीं करता। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से आज लगातार पूरी तरीके से विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही, चाहे वो मुद्दों के बल पे मैं कह रहा हूँ कि इस फॉर्मूले से दिक्कत नहीं है। क्या प्रियंका जी, आपकी बातों को समझे, जो फॉर्मूला लाना चाहती सरकार उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके मंसूबे से दिक्कत है, यही है ना? देखिए, फॉर्मूला और मंसूबा दोनों से ही दिक्कत है। जब देश में पूरी तरीके से आपको जरूरत है कि आप अपने कामों के दम पर जाइए, जनता के बीच वोट मांगिए। अब आप कह रहे हैं जनता का पैसा बचा रहे, अरे भाई अपना इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसे का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं आप, ये नहीं बता पा रहे हैं कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा कहाँ आया कहाँ गया, कुछ नहीं दे पा रहे हिसाब। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं कि जनता का पैसा बचा रहे। आपने जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे लगाई, डीजल पे लगाई, उससे कितना पैसा बनाया, उसका हिसाब दीजिए ना, कहाँ खर्च करा आपने। तब तो आप कहेंगे कि हमने राशन बांट दिया। अरे ऐसे ही पैसे की बर्बादी कर रहे हैं आप। इलेक्शन में पैसा अगर कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करिए ना, कि इलेक्शन में पैसा कौन सी पार्टी कितना खर्च कर रही है उसका हिसाब किताब रखिए, एक एक कैंडिडेट कितना खर्च कर रहा है उसका हिसाब रखिए। वो आप कर नहीं पाए आज तक। भ्रष्टाचार को आप कम नहीं कर पाए, अपनी पार्टी में भ्रष्टाचारी मिला लिए, फिर यहाँ पर बैठ कर आप सफाई दे रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ ना, आरोप ना लगाइए, सवाल होना चाहिए, आरोप छोड़ देते हैं। शरद त्रिवेदी, सवाल सीधा है कि आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी है और इससे किस तरह की सेविंग कर पा रहे हैं। आपके पास जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो आप कहां से ये चुनाव जो एक दिन में करा पाएंगे? वन नेशन वन इलेक्शन, एक एग्जाम नहीं करा पाते हैं तो आप क्या करा पाएंगे? ये 140 करोड़ का देश है, ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। अभी लाखों की मशीनें मंगानी पड़ेंगी, शरद त्रिवेदी जी कितनी होगी? विकसित भारत का सपना छोड़ दीजिए, मंगानी पड़ेगी आपको। विकसित भारत का सपना आप लोग छोड़ दीजिए। को ये ज्ञात नहीं है कि साहब जीएसटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे नहीं लगता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट अरे पे भाई जीएसटी नहीं, एक्साइज ड्यूटी लेते हैं, एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है? ऐसा आरोप लगाइए जो, अरे शर्म करिए भाई, एक्साइज ड्यूटी से आपने कितना पैसा कमाया है? बेशर्मी की बातें कर रहे हैं यहाँ बैठकर आप। एक्साइज ड्यूटी कौन लेता है? प्रियंका जी लड़िए मत ना, आपने एक्साइज ड्यूटी से। प्रियंका जी लड़िए मत, लड़िए मत। जीएसटी की मैंने बात नहीं की, जीएसटी की बातें कर रहे हैं। ये राज्य सरकारें लगाती हैं, एक्साइज ड्यूटी से कितना पैसा कमाया उसमें लगता ही नहीं है, जीएसटी नहीं लगता है। आप पढ़ के आ जाइए, आपको पता ही नहीं है। एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी में अंतर होता है कि नहीं होता? आपको पढ़ा लिखे हैं कि नहीं है? कि अनपढ़ जाइए कमाने यहाँ बैठ जाते हैं जाके? नहीं, आप व्यक्तिगत ना होइए, सुनने समझने में अगर दिक्कत हो तो उसे दोहरा दीजिए। प्रियंका जी कर रहे हैं, अब आप वैट की बातें कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश ड्यूटी से कितना पैसा कमाया है? बढ़ा दिया, उसके बाद तो आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं? वन नेशन वन इलेक्शन से पेट्रोल डीजल पर चले गए आप लोग, नहीं दे पा रहे हैं। तनख्वाह तो छोड़ दीजिए, एक प्रधानमंत्री आप क्या है, उन्होंने एक चीज, एक छोटा सा उदाहरण। प्रियंका जी प्रधानमंत्री आए, नौकरी, प्रियंका जी जमाना हंस रहा। प्रियंका जी एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अभी उत्तराखंड में निकाय चुनाव है, बीजेपी के भी बड़े नेता से लेकर सब उसमें जुटेंगे, तो क्या कामकाज प्रभावित नहीं होगा? कांग्रेस के भी बड़े नेता उसमें जुटेंगे, मान लेते हैं हिमाचल से भी लोग आए, कर्नाटक से भी लोग आए, तो कामकाज नहीं प्रभावित होगा उस प्रदेश का? एक बात मैं समझना चाह रहा हूं। मैं तो अभी तक यही सुनती आ रही थी कि लोकतंत्र का महापर्व है, लोकतंत्र में ये सबको एक अधिकार मिलता है, ये जनता का अधिकार है और इस अधिकार को आप छीन नहीं सकते। और ये जनता अपने मुद्दों पर वोट छीनने के लिए किसने बोला है इसमें? नहीं, मैं फिर कहूंगी, जो एक प्रधानी का इलेक्शन होता है वो अलग मुद्दों पे होता है, जो आपका नगर पालिका का इलेक्शन है वो अलग मुद्दे पर होता है, जो स्टेट का इलेक्शन है वो अलग मुद्दों पर होता है, जो आपका लोकसभा का इलेक्शन है वो अलग मुद्दों पर होता है। हर मुद्दे अलग है, आप उसको कंबाइन करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है, क्योंकि आपको डर है। सही बात है, डर है कि जनता गांव में, एक मिनट, गांव में जो सड़क बनती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसका नाम है, वो मुद्दा केंद्रीय हो जाता है, तो फिर प्रधानी का मुद्दा क्या हुआ? योजनाएं तो वहीं से जाती है ना, केंद्र की योजनाएं जाती है ना, प्रधानमंत्री जो लागू किया जाता है। एक बात कह रहे हैं, इलेक्शन में
प्रधानमंत्री आवास योजना, जो लोकल का ये कैंडिडेट, लोकसभा का हो गया मुद्दा। मैं कह रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री आवास योजना की हकीकत सबको पता है। इन्होंने कहा मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ प्रियंका जी, आप इधर, मैं समझना चाह रहा हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जो है अधिकार वो छीनना चाह रहे हैं शरद त्रिवेदी जी की पार्टी, उनकी सरकार। आखिर आप बताइए कि मंसूबा क्या है, आखिर इतना पैसा। ठीक है, मंसूबा, अब वो बार-बार मंसूबा समझाइए शरद त्रिवेदी जी। देखिए, हमारा मंसूबा ये है कि जो इन्होंने काम किया है वही हम भी करना चाहते हैं। ये देश भी इन्हीं के एक चरण चिन्हों पे चलना चाहता है। कांग्रेस ने, सुन लेते हैं ना प्रियंका जी, या तो आप बोल लीजिए या तो आप सुन लीजिए। शरद जी, आप जरा शांत हो जाइए। अरे आप छोड़ दीजिए, शांत हो जाइए। प्रियंका जी को जब तक बोलना है बोलने दीजिए। प्रियंका जी जब शांत हो जाए तब आपसे जवाब लेता हूं मैं। देखिए, सीधी बात ये है राहुल जी, जब इनसे नहीं हो रहा है तो छोड़ क्यों नहीं देते? पैसा बचाना है, ये करना है, वो करना है, ये लगातार तब से संसद भवन में इतना पैसा लगा चुके हैं। आप देखिए उसकी क्या जरूरत थी, अब वो समझा देंगे हमें बैठ के यहाँ पर। आप 8,000 करोड़ के प्लेन से चलते हैं, उसकी क्या जरूरत है, आप ये समझा दीजिए। 10 लाख का सूट पहनते हैं, उसकी क्या जरूरत है, आप हमें ये समझा दीजिए। 400 करोड़ के बंगले में रहते हैं, उसकी क्या जरूरत है, आप ये समझा दीजिए। आप लगातार जो कहते हैं कि गाड़ियों का पूरा एक लगभग 100 करोड़ की गाड़ियां हैं आपके पास, तो उसका क्या मतलब, आप ये समझा दीजिए। आपको कटौती करनी वहां करिए ना, नहीं कर पाएंगे। मशरूम खाएंगे आप पता नहीं कितने महंगे, आप काजू की रोटियां खाएंगे, पानी पिएंगे आप पता नहीं कहाँ का मंगा के, और पेन लगाएंगे 1 लाख रुपए का। उसके बाद आप बातें करेंगे कि आप जनता का पैसा बचा रहे हैं। अरे भाई, ये जनता का पैसा है जो आप उड़ा रहे हैं, और जनता को क्या दे रहे हैं? जनता को आप कुछ नहीं दे रहे हैं। जनता की बचत भी खा गए हैं, और जनता को नौकरी भी नहीं दे पा रहे हैं, जनता को पेंशन भी नहीं दे पा रहे हैं, जनता को उसके अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, और जनता का वोट देने का अधिकार भी आप पूरी तरीके से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उसका संविधान जो उसके अधिकारों की रक्षा करता है, उसको भी कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान निर्माता का संसद के अंदर अपमान करते हैं। बाहर निकल के महिलाएं जब संसद भवन में पहुंच जाती हैं तो उन महिलाओं का अपमान करते हैं, और आप अपमान करते हैं इस देश में जो गंगा जमुनी तहजीब है। और इन सारी चीजों से बचने के लिए आप यहाँ एक सगुफा लेके चले आए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा, जिसमें आप पूरी तरीके से फेल है। फेल इसलिए है क्योंकि आप 5 स्टेट के चुनाव तो साथ में करा नहीं पाते, एग्जाम तो एक साथ एक दिन में करा नहीं पाते, फिर क्यों आप बातें करते हैं यहाँ पर? खुद तो आईना देखिए कम से कम। इस स्टेट में क्या बलात्कार बंद हो गए? क्या नहीं बंद हुए ना, लगातार बढ़ते चले जा रहे महिला अपराध। और आप महिलाओं को, जब बिल पास हो गया तो उस महिला बिल को लागू कर दीजिए ना, महिलाओं को उनका अधिकार दे दीजिए। नहीं दे पाएंगे, बातें बड़ी बड़ी करेंगे। हकीकत ये है कि इनके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, ये सिर्फ मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। अभी जिन स्टेट में चुनाव है, इन्होंने जो वादे किए वो तक तो पूरे नहीं कर पाए। महिलाओं को इन्होंने बोला महाराष्ट्र में हम लड़की आपके जितने आरोप है, हमें लगता है कि हम पूरी रात डिबेट करते रहेंगे तो आपको जवाब नहीं मिल पाएगा फिर तो। अरे तो इतने सवाल है ना राहुल जी, जवाब नहीं है इनके पास, ये जवाब नहीं दे पाते। तो मैं अगर हम पूरी रात सवाल पूछेंगे, शरद त्रिवेदी जी को धन्यवाद कर दूं क्या शो से? उनको भी मौका दे, जनता धन्यवाद देगी। नहीं, मैं उनको भी मौका दूं। नहीं राहुल जी, आप धन्यवाद मत बोलिए, इनको जनता धन्यवाद देगी और बुरी तरीके से धन्यवाद देगी। अब मैं मैं आपके सवालों का जवाब ले लूं कि छोड़ दूं वो भी? नहीं बिल्कुल लीजिए। नहीं, मुझे आपके हिसाब से डिबेट करनी पड़ रही है ना, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं राहुल जी, सवालों का जवाब ये नहीं दे पाएंगे। तो आप शांत रहेंगी? अगर वो बोले, देख लीजिए, अगर वो बोलेंगे तो आप शांत रहेंगी ना? पूछिए, बिल्कुल। ठीक, शरद त्रिवेदी जी सारे सवालों का जवाब दे दीजिए। सारे का तो नहीं मिल पाएगा, जितने हो पाए उतना दे दीजिए आप। राहुल जी देखिए, मैं प्रियंका जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हमारी सरकार तो सिर्फ पैसा बर्बाद कर रही है। इनका तो शासन पहले दिन से था। अंग्रेजों ने ही इनको, नेहरू जी को पहली शपथ तो अंग्रेजों ने दिलाई थी, और उसका भी इन्होंने मैंने कहा था ना प्रियंका जी, मैंने कहा था ना बीच में राजा के नाम प्रियंका जी, शरद जी आप शांत हो जाइए, अब बोल ले प्रियंका जी। साहब नहीं, आप सवाल पूछेंगे कि बता दीजिए, सवालों का जवाब दे दीजिए। तो ये पहुंच गए कि अंग्रेजों के टाइम पे, अरे अंग्रेजों से पेंशन आपने ली, अंग्रेजों के मुखबिरी आपने करी। इस देश में जब लोग अपने देश की आजादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, तब आप मुखबिरी कर रहे थे। आप कहाँ अंग्रेजों के शासन की बात करते कि कहीं ठहर पाएंगे? झंडा तक तो फहराया नहीं देश का, अब चले हैं पैसा बचाने देश का। ठीक, ये मुंह और मसूर की दाल हो गया। अब बुलवा लें कुछ उनसे,
आप ही के हिसाब से वही डिबेट चल रही है अंग्रेजों के ना? जमाने के पहले ना चले जाए, देखिएगा पाषाण सभ्यता में ना चले जाए, खुदाई जब नहीं हुई थी। शरद जी, देखिए नेहरू जी जो है जब विदेश जाते थे तो तैर के जाते थे, हवाई जहाज से नहीं जाते थे, वो तैर के जाते थे और वो झुग्गी में अच्छा, रहते थे। प्रधानमंत्री जी अब नहीं फिर बीच में बोली प्रियंका। शरद जी शांत हो जाइए, खाना बनाती शरद जी थी। शांत हो जाइए, जाने वो दीजिए। कोई- नहीं 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 नहीं, अब अभी- मैं अभी- अभी आता हूँ। प्रधानमंत्री प्रियंका जी, अब कैसे मेरा जाते सवाल आपका जवाब होगा, मेरा सवाल आपका जवाब होगा, दे पाएंगी जवाब? हैं? पूछिए, मैं पूछिए, सवाल पूछिए, करना पूछिए। शुरू करूं? नहीं आप राहुल जी एक चीज बता दीजिए, इन्होंने कहा नहीं कि तो फिर नेहरू जी डिबेट के ऐसे तैर के नहीं जाते होती ना थे। आपके हिसाब से। अरे तो प्रधानमंत्री जी प्रियंका तैर के गुप्ता जाते हैं। जी, अरे डिबेट ऐसे नहीं सवाल होती। तो sensible या पूछिए या ना, फिर अभी मैं राहुल कुछ जी। बोलूंगा तो मैं आप गुस्से में आ चीज मैं जाएंगी। बता दूं, अरे तो ये एक- मुख्यमंत्री की बात कर आपका रहे हैं, मैं आपकी आपको जो बता मंशा देता हूं। है ना, गुस्से वो में आ डिबेट रहे करने की नहीं है। आपकी मंशा नहीं, यही नहीं, कि नहीं। चलेंगे हो हल्ला डिबेट मचाएंगे, हो तो सवाल राहुल पूछेंगे, जी। जवाब नहीं सुनेंगे, घर चल देंगे। ऐसे अरे नहीं होता ना राहुल जी, डिबेट। हम सवाल मेरा चैनल, मांग रहे हैं, ये कि मेरा पूछ रहे हैं चैनल, कि नेहरू जी तैर के मेरा नहीं गए चैनल, थे। प्रियंका गुप्ता जी, मेरा चैनल मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा ना, या ये डिबेट मैं अपने हिसाब से अरे चलाऊंगा कि बिल्कुल आपके हिसाब से चलाइए भाई, राहुल जी, चलाऊंगा? या तो मैं आप कह रहा हूं इनको आपको बुला जितना लीजिए, बोलना है इनको बोल बुला लीजिए, जितना बोलना है बोल लीजिए, लेकिन दूसरे अरे को तो सुनने भाई- की क्षमता रखिए। आप दूसरे बोलते को जा रही सुनने की बोलते जा क्षमता रही है, बोलते जा पर रही। सवाल अगर का मेरा भी जवाब सवाल होगा तो ना आपसे, दीजिए। तो आप भी जवाब नहीं दे पाएंगे फिर। इसलिए कह रहे हैं नहीं, जितना बिल्कुल, पूछा सवाल जाए पूछिए आप, उसका, सवाल। हाँ, उसका जवाब भी ले लिया कीजिए आप, या इसी में उलझा के डिबेट खत्म करेंगे, ताली पीटेंगे, घर चल देंगी, हो गया काम खत्म। आज का टाइम पास हो गया। टाइम पास करने नहीं बैठे हैं, बातचीत करने बैठे हुए हैं। शरद त्रिवेदी जी, आप बोलिए अब। देखिए नेहरू जी जो है जब विदेश जाते थे तो तैर के जाते थे, हवाई जहाज से नहीं जाते थे। इंदिरा जी जहां भी जाती थी वो पदयात्रा से जाती थी, वो कभी गाड़ी से नहीं जाती थी, क्योंकि उनके पास तो गाड़ी थी भाई, नहीं। आप ही सुनिए, खाली राहुल मोदी जी जी मेरे जो है वो बस का गाड़ी नहीं से है। जाते थे। इनके जो नेता है अभी जो माननीय जो युवा नेता इसे राहुल कहते जी हैं हैं, भगोड़ा। उनकी जो पदयात्रा थी उसका जंग खर्चा 72 बीच करोड़ रुपया बीच है। में भाग कांग्रेस जाना, की अपनी यही रिपोर्ट है। आदत है कांग्रेसियों की। ये संविधान कांग्रेस की हत्या कर प्रवक्ता रहे हैं, भाग जहां पे गई। बोलने नहीं दे रहे। शरद जी बोलिए, कम से कम जनता तो सुने। देखिए, और मैं नाम जो मुखबिरी की बात कर रही, मैं नाम बता रहा हूं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। यशपाल जिसने मुखबिरी करी थी चंद्रशेखर आजाद की, जिसकी वजह से उनको घेरा गया था इलाहाबाद में, प्रयागराज में घेरा गया था, उस जो उनका मुखबिर था उसका नाम था यशपाल, और उसको इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि दी है। ये बात कर रहे हैं देशभक्ति की। माननीय नेहरू जी ने तो खुद कहा था 6 अगस्त 1947 में कि जिस दिन आजादी मिलेगी उस दिन हमारा झंडा होना चाहिए, उसके बाद जो है उसमें यूनियन जैक होना चाहिए एक कोने पे, ताकि हम जो अंग्रेजों ने हमें आजादी देकर हमारे ऊपर एहसान किया था, इनको तो कोई अधिकार नहीं है बोलने का। जहां जिन माननीय प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने अपने मकान में रह रहे हैं, और ये लोग तो सड़क पर रहते थे, इनमें तो कोई मकान में रहता नहीं था। आज तो जो युवा नेता है ना तो वो प्रधानमंत्री है ना मुख्यमंत्री है, वो एक सांसद है, और उनके 72 करोड़ रुपया, ये कांग्रेस की अपनी रिपोर्ट है, 72 करोड़ रुपया इन्होंने पदयात्रा में खर्च किया था, जहां सब बिस्लरी की बोतलें बांटी जा रही थी, 30-40 ट्रकों में उनका सामान आ रहा था। ये गंभीर मुद्दा है जिसको मजाक बनाया जा रहा है राहुल जी, कि हम लोग देश की, आप देखें कि जो जितने भी मुद्दे हम लेके आए हैं, 370 की इन्होंने खिलाफत करी, इन्होंने कोई हथकंडा नहीं अपनाया कि 370 लागू ना होने पाए। 3 तलाक जिसकी वजह से आज मुस्लिम हमारी बहनें जो है इज्जत से रह रही हैं, उसके लिए ये बताएं कि क्यों उसको रोक रहे थे। और जो महिलाओं से के खिलाफ अपराध की बात कर रहे हैं, अजमेर 92 पिक्चर आई है, वो आप भी देख लीजिएगा, हमारी बहन भी देख लें। जो उसमें 250 महिलाओं का बलात्कार हुआ था, वो सारे के सारे इनके जो सेवा दल के कार्यकर्ता थे और इन्हीं के अपने मेंबर थे, वो कोई जनता नहीं थी, इनके अपने लोग कर रहे थे। और जो संविधान की हत्या तो अब छोड़िए कि इमरजेंसी में क्या हुआ ये सबको पता है। इंडियन एक्सप्रेस की बिल्डिंग राजीव जी ने, उस समय कोई इमरजेंसी नहीं थी, इंडियन एक्सप्रेस की बिल्डिंग राजीव जी ने घेरवाई थी, उसकी बिजली बंद करी थी, उसके अंदर घुसने से बंद किया गया था। क्यों, कौन से अत्याचार हमारे प्रेस के ऊपर किए गए। आज की तारीख में भी 16 जो बड़े हमारे चैनल हैं उनको बॉयकॉट किया इन्होंने। क्यों नहीं? अरे साहब, आप क्यों, आपको क्या डर है? आप बताइए ना। आप जब खुद बॉयकॉट कर रहे हैं, खुद संविधान की हत्या कर रहे हैं, खुद प्रेस को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, जब सत्ता में नहीं है तब भी प्रेस को। शरद जी एक चीज जानते हैं आप, प्रेस आपसे सवाल पूछेगा, आप शरद जी एक चीज जानते हैं आप, चैनल पे जब लगातार आप सत्ता में रहिए और सत्ता से बेदखल कर दिया जाए आपको,
तो स्थिति मनोस्थिति क्या होती है वो समझ सकते हैं। तो मनोस्थिति यही है, बात नहीं होगी, बहस नहीं होगी, तार्किक चीजें सामने नहीं आएगी, बस आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।